हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, और जिसका जर्मनी जैसे देश के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरीके से हुई कि उस कंट्री को ना चाहते हुए भी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का साथ देना पड़ा और जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा। जर्मनी ने उसे उतनी बुरी तरीके से धोया कि वो देश बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जीरो सिचुएशन पे आ गया, राजपाट सब बर्बाद हो गया और पूरी की पूरी शासन व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। उसके बाद वही कंट्री एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आगे बढ़ता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी मजे की बात यह है ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका से उसकी सबसे ज्यादा दुश्मनी होती है, और ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। और मजे की बात यह, वही कंट्री दोबारा जर्मनी का बहुत अच्छा दोस्त बनता है, लेकिन सिचुएशंस फिर पलटती हैं, सर्कमस्टेंसेस फिर चेंज होती हैं, और इस बार भी वही कंट्री जर्मनी से लड़ता है, जर्मनी उसको धो धो के पीटता है, और उसी कंट्री को मजबूरी के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का साथ देना पड़ता है। जी हां, मैं एक ऐसे देश की बात बता रहा हूं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी उसी दिशा के अंदर बढ़ रहा है, जिस देश की अमेरिका के साथ दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मनी है, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी है। ब्रिटेन और फ्रांस यहां तक कि चाहते हैं कि वो उसके टुकड़े टुकड़े और हो जाएं, और उसकी चीन से बहुत अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन परिस्थितियां इस तरीके से बन रही हैं कि वो दोबारा मजबूरी के अंदर ही सही अमेरिका के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रहस्यमयी देश, इस बदकिस्मत कहो, रहस्यमयी कहो, कुछ भी कहो, इस देश की कहानी मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, इसकी सर्कमस्टेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दोस्तों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट जो है बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको पढ़ के आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, उन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से मैं अपना नया बैच शुरू कर रहा हूं, उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके अपने दोस्तों को भी बता के हमारे यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। मैं जिस देश के बारे में ये कसीदे पढ़ रहा था, उस देश को थोड़ा सा दिखा देते हैं। वो है दुनिया का सबसे बड़ा देश, लेकिन सबसे नॉर्दर्न रीजन के अंदर जो उपस्थित है या जो प्रेजेंट है, वो देश जिसका नाम है रशिया। जी हाँ, दुनिया के एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर अगर आप दुनिया के नक्शे में देखो तो रशिया का बॉर्डर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये दिस इज रशिया, ये वाला भी रशिया है, इधर से ये रशिया है, इधर से ये रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो दो दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा ये जो देश है, ये पूरे का पूरा रशिया, और सर्कमस्टेंसेस हमेशा इसकी इसी तरीके से बनती हैं, सर्कमस्टेंसेस इसकी हमेशा इस तरीके से बनती हैं कि ये ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका का हमेशा दुश्मन रहा। इसका ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, लेकिन बाद में सिचुएशंस इस तरीके से बनी कि 36 का आंकड़ा होते हुए भी ये अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा, और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे ही कुछ सिचुएशंस आई। अब इसको थोड़ा सा देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिचुएशन क्या थी। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखें तो रशिया जो है वो तुर्कमेनिस्तान वगैरह के इलाके तक आ चुका था, और वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। अमेरिका ने रशिया को आगे बढ़ने देने से रोकने के लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अफगान वॉर लड़े और रशिया को पीछे धकेला। मजे की बात देखिए, उसके बाद अगली सिचुएशन के अंदर रशिया इस टर्की के थ्रू आगे बढ़ना चाहता है, तो इसमें दुनिया के सबसे वर्थलेस वॉर्स में से एक क्रीमियन वॉर, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस रशिया के खिलाफ लड़ते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो रशिया ने पोलैंड के ऊपर हमेशा कब्जा जमाए रखने की कोशिश करी, लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ऐसी सिचुएशन में एक टाइम ऐसा था जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया यानी मॉस्को तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सिचुएशंस बदली, सिचुएशंस पलटी। ब्रिटेन और फ्रांस के अगेंस्ट हमेशा रशिया खड़ा रहा क्योंकि वो तो लड़ रहे थे, लेकिन सिचुएशंस जिस तरीके से बदलती हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यहां पर
ये जो पूरे का पूरा बाल्कन जो रीजन है, इस पूरे बाल्कन रीजन के अंदर अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच में जो गुस्सा था, जो हॉस्टिलिटी थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ी कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को चुना और रशिया जो था वो एक टाइम को फ्रेंडलेस हो गया। और यही रीज़न है कि रशिया जो है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ना चाहते हुए भी ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देता है। ना चाहते हुए भी सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से थी कि उसे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का साथ देना पड़ा। अब इसी रशिया को अगर आप देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन किस तरीके से थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी एक जर्मनी ने पूरे के पूरे पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था और मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट हो चुका था, जिसके अकॉर्डिंग रशिया, जो उस टाइम पर यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर और हिटलर के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका था कि अगले 10 साल तक ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे या हमला नहीं करेंगे। और दोनों लगभग एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे थे, दोस्त बन चुके थे। और ब्रिटेन और फ्रांस से यूएसएसआर, जो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलाते थे, उसमें और यहां पर कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी। इनमें एक तरफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, इन दोनों में 36 का आंकड़ा था। इन दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और जैसे ही इन दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जर्मनी जो है वो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट की फॉर्म में आगे आया। जर्मनी से ये दोनों के दोनों भिड़ गए और नतीजा, जर्मनी जो था पहले इनसे लड़ने जा रहा था, इससे दोस्ती करी हिटलर ने बहुत बुरी तरीके से हमला किया, लास्ट तक जर्मनी के मॉस्को तक को जीत लिया। स्टालिनग्राद, वोल्गा वगैरह एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई थी। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर ना चाहते हुए सोवियत यूनियन को कैपिटलिस्ट कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का सपोर्ट लेना पड़ा। अब भी सिचुएशंस कुछ इस तरीके की बन रही हैं। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन को देखते हैं तो कोल्ड वॉर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोल्ड वॉर जो है वो यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका लड़ा गया। और पूरे तरीके से बहुत बड़े डोमिनेटिंग सिचुएशन के अंदर यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट रजीम थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वही कम्युनिस्ट जो हैं वो चाइना के अंदर भी थे। हालांकि चीन ने रशिया को बाद में धोखा दिया, लेकिन फिर भी आज के दिन अगर आप देखते हैं तो 1991 के बाद से लेकर और 2020 के बीच तक अप्रॉक्सीमेट 30 इयर्स में रशिया और चाइना के रिलेशंस कमोबेश ठीक ठाक रहे, अच्छे रहे। लेकिन जैसे जैसे चाइना बढ़ता गया, जैसे जैसे चाइना बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे चाइना एक्सपैंड करता चला गया, जैसे जैसे चाइना एक्सपैंड करता चला गया, वैसे वैसे अगर आप लोग देखते हैं, जैसे जैसे चाइना बढ़ा वैसे वैसे चाइना की जो बुलिशनेस है, जो बदमाशी है, जो गुंडई है, वो बढ़ने लगी। और आज के दिन वो आए दिन किसी ना किसी तरीके से रशिया के डोमिनेंस को, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो साइबेरिया रीजन हो, चाहे कोई सा भी एरिया हो, उस सब जगह से रशिया को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है। यही रशिया की सबसे बड़ी समस्या है। जर्मनी आया तो रशिया इतना बड़ा था कि जर्मनी ने रशिया को अपना दोस्त समझने से ज़्यादा दुश्मन समझा, उसको दबाने की कोशिश करी। वही टाइम दोबारा जब जर्मनी के बाद हिटलर आया तो हिटलर ने भी रशिया को ही दबाने की कोशिश करी। और उसके बाद जब चाइना आया तो चाइना ने भी रशिया को ही दबाने की कोशिश करी। और रशिया हमेशा एक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के अगेंस्ट एक अल्टरनेट फ्रंट का सपोर्टर रहा। लेकिन सिचुएशंस जो हैं वो लगातार इस तरीके से बन रही हैं कि चाइना भी लगातार रशिया के अगेंस्ट इस तरीके से डोमिनेटिंग हो रहा है, इस तरीके से डोमिनेटिंग हो रहा है कि वो रशिया को मजबूर कर रहा है अमेरिकन कैंप में जाने के लिए। जिस तरीके से अगर चाइना को देखेंगे तो चाइना सेंट्रल एशिया के अंदर लगातार अपनी पैठ इस तरीके से बना रहा है कि यहाँ पर रशिया के डोमिनेंस को बहुत ज़्यादा खतरा है। इसी तरीके से व्लादिवोस्तोक के ऊपर चाइना का दावा ठोकना और साइबेरियन रीजन से लेकर बहुत सी नदियों के ऊपर रशिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होना और टर्की के अंदर तक जाकर टर्की से अपना इस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना रशिया को
रास नहीं आ रहा और आए दिन किसी ना किसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो चाइना, शुरू से रशिया और चाइना दोस्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब से इंडिया वर्सेस चाइना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इंडिया वर्सेस चाइना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, रशिया के साथ भी चाइना के रिलेशंस जो हैं वो कहीं ज़्यादा बिगड़ने शुरू हो चुके हैं और सिचुएशंस बिगड़ते बिगड़ते इतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। जैसे S-400 की डील को रोक देना, उसके ऊपर थोड़ा सा ना नुकर करना, बहुत सारे दूसरे एग्रीमेंट्स जो हैं उनको रोक देना, और चाइना के साथ जिस तरीके का बिहेवियर इस समय पर रशिया भी दिखा रहा है, चाइना को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाइना रशिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से चाइना एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो रशिया है इसको मजबूरी में फिर दोबारा से एक बार ब्रिटेन फ्रांस के साथ जाकर खड़ा होना पड़े, ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका के साथ जाकर खड़ा होना पड़े और चीन के विरुद्ध जाना पड़े। सिचुएशंस बन रही हैं, अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस इस तरीके के निकल कर आ रही हैं कि आने वाले समय में रूस जो है वो दूसरे देशों की, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? ज्योग्राफी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या, अगर ज्योग्राफी को देखते हैं तो रशिया का ये जो वोल्गा रिवर के इस साइड वाला इलाका है, ये इस साइड के इलाके को अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका, छोटे छोटे आपको टेरिटरीज मिलेंगे लेकिन डेंस मिलेगा, यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इधर की तरफ, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो यूरोप वाली साइड रहती है। और अगर आप यहाँ पर रीजन्स को भी देखेंगे तो आपको ये बड़े बड़े रीजन्स बिल्कुल खाली नज़र आएंगे। ये बड़ा रीजन खाली है, ये बड़ा रीजन खाली है, ये बड़ा रीजन खाली है। तो ये सारे के सारे इतने ज़्यादा खाली रीजन्स हैं, इतने ज़्यादा खाली हैं ये रीजन्स कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 1 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है, 0.3 या 0.4 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर है। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया रिसोर्स रिच है, यहाँ पर ऑयल पेट्रोल से लेकर बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं, और चाइना की हमेशा से इस तरफ नज़र रही है। और बहुत से चाइना के जो छोटे मोटे स्कॉलर्स और न्यूज़पेपर्स भी इस एरिया पर अपना दावा ठोक रहे हैं कि हान डायनेस्टी से लेकर, शी डायनेस्टी से लेकर दूसरी जो भी डायनेस्टीज थी, कोई ना कोई डायनेस्टी का रूलर यहाँ गया था और यहाँ रूल किया था, इसलिए इलाका हमारा है। रशिया इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहा है कि चाइना की इस समय पर स्ट्रेटेजी क्या है। अमेरिका भले ही कैसा था, अमेरिका ने रशिया की टेरिटरी के ऊपर कब्जा नहीं किया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने कभी भी अमेरिका की टेरिटरी को क्लेम नहीं किया, लेकिन चाइना जिस तरीके से उसके सर पर खड़ा हुआ है वो पूरे साइबेरियन रीजन को हड़पना चाहता है। रशिया इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, इसलिए रशिया के थोड़े थोड़े हाव भाव इस तरीके से नज़र आ रहे हैं कि भले ही वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, भले ही वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाता हुआ नज़र आ रहा है। और यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी जर्मनी के साथ रशिया के रिलेशंस लगभग कमोबेश इसी तरीके से ख़राब हुए थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी जर्मनी के साथ रशिया के रिलेशंस इसी तरीके से ख़राब हुए थे। यहाँ और ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है क्योंकि 70%, लगभग 60-65% रीजन ऑफ रशिया के ऊपर चाइना की नज़र है। 75% ऑफ रशिया के ऊपर चाइना की नज़र है, और अगर इतनी बुरी नज़र है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया जितना मर्जी कमज़ोर क्यों ना हो गया हो, फाइनेंशियली जितना मर्जी कमज़ोर क्यों ना हो गया हो, रशिया जल्दी से चाइना जैसे देश के सामने अपना एरिया सरेंडर करने वाला नहीं है। आगे आने वाले सिचुएशन में देखते हैं होगा क्या, लेकिन अभी की परिस्थितियां तो लगभग इसी तरीके से बनती जा रही हैं। बाकी समय बताएगा, जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होती है मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, मैं अपने व्यूज़ को आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।